हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 2 पर ड्रेस का पार्ट 2 होने वाला है। कि अभी तक हम लोग जो वेदर के एलिमेंट्स रहे हैं, जो आपका टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, वहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट्स होते क्या है, हम लोग काफी कुछ कवर अप कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग आपके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, उससे पहले फिर बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वाले वीडियोस है वो आपने ना देखी हो तो एक बार प्लीज उन वीडियोस को देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरी ही प्लेलिस्ट का, आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आगे का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक बार उसको चेकआउट जरूर कर लेना। एंड बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि सेल्सियस स्केल कितना होता है और फ़ारेनहाइट स्केल कितना होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था। रिप्लाई नहीं आया है बच्चों का, हालांकि बच्चों को ये वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन भाई कुछ पूछ रही हूँ तो उसका भी तो जवाब दे दो ना। अगर थोड़ा एक बार सर्च कर लो, देख लो, बता सको तो जरूर बता दो। अच्छा, एक बार जब मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ तब मैं यहाँ पर आती हूँ। जब मैंने आप लोगों से पूछा था, हमने बात करी थी क्लिनिकल थर्मामीटर की और हमने बात करी थी लेबोरेटरी थर्मामीटर की। यहीं पर ही हमने दोनों स्केल समझे थे, एक होता है हमारा सेल्सियस स्केल और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। मैंने कहा था हमें सेल्सियस स्केल जो है हमारा बच्चा, वो 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप यहीं पर ही 5 की जगह जब अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, बस हमें डिग्री सेल्सियस, जितना भी डिग्री सेल्सियस है, मान लो यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 9/5 से, 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ कट जाएगा क्योंकि 0 आ जाएगा। प्लस करेंगे 32, तो कितना आएगा हमारे पास, 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा ना। कितना आएगा, 32 फ़ारेनहाइट आएगा। और यहीं से ही फ़ारेनहाइट स्केल की शुरुआत होती है, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया है मैंने आपको कि जो सेल्सियस स्केल है बच्चा, वो हमारा 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है वो हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, चलो अब आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको तब भी समझाया था जब हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर की बात करी थी, उसमें जो हमने अलग अलग पढ़े थे, मैंने तब भी कहा था एलिमेंट्स ऑफ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है। अभी अगर मैं बैठी हूँ, चाहे मैं खड़ी हूँ, चाहे मैं लेटी हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे ऊपर हमेशा एटमॉस्फेयर का एक वेट है। जो हमने देखा था एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो लेयर्स हैं गैसेस की, जैसे हमने एयर बोला है अपनी भाषा में, अपनी इंडिया में जैसे हम हवा बोलते हैं, एयर बोलते हैं। अच्छा, अब जो उसका कुछ वेट है भाई, हवा में कोई ना कोई वजन तो होगा ना, चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 0.0001 ग्राम हो, तो कोई ना कोई वेट तो होगा। लेकिन बहुत सारी हवा है तो उसका बहुत सारा वेट है, तो हमेशा हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का, गैसेस का एक वेट लग रहा होता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो वेट है हम पर प्रेशर डाल रहा होता है, यानी कि हमारे ऊपर जितनी भी हवा है, हमारे ऊपर जितनी भी गैसेस है, हमारे ऊपर जितनी भी एयर है, वो हमेशा हम पे एक प्रेशर बना रही होती है ऊपर से, क्योंकि उसका एक वेट है। इसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात बहुत बेसिक समझ में आई, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, आर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। भाई हमारी बॉडीज जो है इस बारे में जानती है, टेम्परेचर क्या होता है, रेनफॉल क्या होती है, हम लोग समझते हैं इस चीज को। लेकिन आपने एक्सपीरियंस करा है, समटाइम्स ऐसा होता है, वेदर समटाइम्स फील हैवी एज बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। जब भी आप देखते हो बादल गरजने वाले हैं, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, बहुत गड़गड़ गड़गड़ हो रही है बादलों की, बारिश आने वाली है बहुत तेज वाली, उस समय पे वेदर हमको भारी भारी लगता है। आप बाहर निकल के देखोगे, आपको लगेगा भाई बहुत थोड़ा सा हैवी हैवी सा हो रहा है मौसम। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे एयर बहुत ज्यादा होती है हमारे ऊपर। तो वही कह रहे हैं, ये चीज जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव एंड अराउंड अस। यानी कि जो प्रेशर हवा के वेट के द्वारा, एयर हवा के वेट वजन के द्वारा एक्सर्ट करा जाता है, हम पर लगाया जाता है, चाहे ऊपर से लगाया जा रहा हो, चाहे हमारे आसपास से लगाया जा रहा हो, इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर द सी कोस्ट एंड लोअर एज वी गो हायर अप इनटू द माउंटेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या कह रहे हैं कि अगर आप नीचे खड़े हो,
यानी कि लैंड पे खड़े हो नॉर्मली, आप कोई माउंटेन वगैरह पे नहीं हो, आप नॉर्मल सी कोस्ट पे खड़े हो, लैंड है, घर के बाहर निकल के रोड पे चल रहे हो, ऐसे ये आपका है नॉर्मल सी कोस्ट के लेवल पे। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो आप पे और ज्यादा लग रहा है, बिकॉज देखो नीचे तक आप इतना ऊपर से छत से लेकर नीचे तक देखते हो ना, बहुत बड़ा है, तो वहां से लेकर वहां तक आसमान तक हम पे बहुत सारा प्रेशर लग रहा होता है। यानी कि अगर हम सी कोस्ट पे खड़े हैं, बेसिकली अगर हम लैंड पे खड़े हैं, हम कहीं माउंटेन पे नहीं है, हम कहीं दूर नहीं है, हम नॉर्मल लैंड पे खड़े हैं, जमीन है, अपना गली है, रोड है, घर में बैठे हैं, जैसे भी है, तो हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होता है, उसे हम बोलते हैं आपका हाई प्रेशर। सब पहली बात। दूसरी बात, अब अगर आप माउंटेन्स पे हो, आप जितना ऊपर चलते जाओगे ना, जितना आप ऊपर जाओगे, प्रेशर जो आप पे लग रहा है वो कम होता रहेगा। यानी कि अगर आप नीचे हो तो प्रेशर ज्यादा है, जितना जितना ऊपर जाते रहोगे, माउंटेन्स पे जाओगे, माउंटेन से ऊपर जाओगे, प्रेशर आप पर कम होता चला जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक और चीज देखो, अभी हमने जब टेम्परेचर की बात करी थी उसमें भी मैंने नहीं बताया था कि जब हम नीचे होते हैं, अगर मैं नीचे हूं अभी, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाती रहूंगी, एल्टीट्यूड मेरा एल्टीट्यूड देखो, एक होता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब तो पता है आप लोगों को, आपने पढ़ा है 6th क्लास में भी, ये आपका ग्लोब होता है, इसमें बीच की जो लाइन होती है हमारे अर्थ को, जो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है बीच से हॉरिजेंटल लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, पता है। और जो ऐसी बहुत सारी लाइंस होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जाती है, नॉर्थ भी और साउथ भी, इन लेटी हुई लाइंस को हम लोगों ने क्या बोला था? लैटिट्यूड। ये बात पता है? अच्छा, अब देखो क्या कह रहे हैं हम, एल्टीट्यूड क्या होता है, जब इसी एक ही लैटिट्यूड पे, ये एक इस पे मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, मैं माउंटेन चढ़ रही हूँ, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही हूँ, जो भी है मैं ऊपर जा रही हूँ, तो वो क्या है? एल्टीट्यूड। तो हाइट क्या है? एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, जितना मैं ऊपर जाऊंगी मेरा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और मेरे पे लग रहा प्रेशर भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी, तो हाइट अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम होते चले जाएंगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? चलो, अब देखो क्या कह रहे हैं, व्हेन यू क्लाइंब अ माउंटेन, एयर जो है, यानी कि जब आप एक पहाड़ चढ़ते हो, आप चढ़ाई करते हो, द एयर गेट्स थिनर देन इन द प्लेन बिलो। भाई नीचे जो है, मैंने बताया हवा ज्यादा होती है, तो हवा वहां हैवी होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, हवा जो है पतली होती रहेगी, हल्की होती रहेगी। एज ए रिजल्ट जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है। अब सोचो, अगर एयर प्रेशर कम है, यानी कि वहां पर हवा भी कम है। भाई एयर प्रेशर का मतलब क्या है? जो आप पे हवा का वेट लग रहा है, का वेट कम लग रहा है, यानी कि हवा कम है, वहां पर ऑक्सीजन कम होती है। तभी हम लोग कहते हैं कि जब लोग माउंटेन्स की चढ़ाई करते हैं तो अपने ऊपर हवा कम है, ऊपर ऑक्सीजन कम है, तभी तो प्रेशर लो है ना। ऑक्सीजन अगर कम है तो वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा है ना। देखो मैं एक सेकंड आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो, इस तरीके से वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, बीच बीच में वो लोग हवा लेते रहते हैं। दिख रहा है नहीं? ये कहीं साइड में आ गया और दिख ना रहा हो, एक सेकंड रुको, ये देखो, दिखा? इस तरीके से ये लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि बीच बीच में ये लोग ऑक्सीजन लेते रहते हैं। ऑल्सो आपने ये भी देखा होगा, समटाइम्स ऐसा भी होता है बच्चों, कि उन लोगों को इतनी कमी हो जाती है वहां पे ऑक्सीजन की, कि उनको नोज में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, अब वही कह रहे हैं, देयर इज लेस ऑक्सीजन, बहुत कम ऑक्सीजन होती है उनके लिए, उनकी लंग्स में, फेफड़ों तक जाने के लिए। With less oxygen getting into your blood, your body has to work harder to keep you moving। भैया क्योंकि ऑक्सीजन कम है, क्योंकि हवा कम जा रही है, ऑक्सीजन जो है, अच्छा आपको ये चीज तो पता है ना कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये बहुत बेसिक बात है कि पता आपको दोनों गैसेस के बारे में। ठीक है जी, अब वही कह रहे हैं भाई, हमारे ब्लड को, हमारी नसों को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, जो ग्लूकोज बनता है किस तरीके से बनता है, C6H12O6 वाला, और उसको चाहिए होता है, फिर ऑक्सीजन चाहिए होता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और खाना वो अपना जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ओके, बचा सके बेसिकली उसको। अब यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को जाना होता है और वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, तो हमारी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है मूव करने के लिए। भाई मूव करने के लिए अगर गैस भी कम जा रही है, एयर भी कम जा रही है, ऑक्सीजन कम जा रही है, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए जो लोग हैं उनको बहुत सांस की कमी हो जाती है, ब्रेथलेस फील होता है, डिजी, तबियत खराब होने लग जाती है और टायर्ड, थक जाते हैं वो, अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। नोज में से ब्लड निकलने लगेगा, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएंगी, फास्ट
सांस आएगी ही नहीं ढंग से, बहुत प्रॉब्लम होगी सांस लेने में उनको, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है ना, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, बहुत जल्दी थक जाएंगे। ये सब प्रॉब्लम्स होती है अगर लोग माउंटेन की चढ़ाई करते हैं। कह रहे हैं दिस डज नॉट मीन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन द प्लेन्स बिलो और ऑन द कोस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे समझाया ना, कि अगर हम नीचे खड़े हैं तो हाई, तो प्रेशर जो है हाई है, अगर हम जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर लो हो जाएगा। हमेशा ये चीज, ये तो बेसिक है, ये होगा। अगर आप नीचे हो तो प्रेशर हाई है, अगर आप ऊपर से कंपेयर करोगे तो ऊपर लो होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन्स में, यानी कि नॉर्मल लेवल पे, लैंड पे, गली में, रोड पे, घर में हमेशा प्रेशर हाई ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रेशर यहां पर भी ड्रॉप हो जाता है, तो यहां पर भी लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो माउंटेन के प्रेशर से ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो, अब कह रहे हैं जिसको हम, जो मीटेरोलॉजिस्ट है, मीटेरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, हमने देखा था लास्ट वाली क्लास में, कौन होते हैं मीटेरोलॉजिस्ट? हाँ, जो वेदर के इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, वेदर के बारे में, वेदर को फोरकास्ट करने में, ये सब चीजें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं मीटेरोलॉजिस्ट। अच्छा, तो इन्होंने इस जो ये प्रेशर में ड्रॉप होता है, गिरावट होती है, इसे लो प्रेशर सिस्टम या फिर डिप्रेशन कहते हैं, और जो कि कई बार साइक्लोन का रूप भी ले लेता है। साइक्लोन, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं ना, आंध्र प्रदेश, आपका उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ से मुंबई है, इन लोगों को पता होगा अच्छे से साइक्लोन होता क्या है। ठीक है, चलो बाकी आगे की क्लास में आप सब कुछ पढ़ने वाले हो। आप ये कह रहे हैं, थिंक अबाउट इट, एक बार सोचो, व्हाई डू यू थिंक इट वुड बी इंपॉर्टेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हु आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू यूज सच मेजरमेंट्स। कहते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों जरूरी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना? भाई अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर लेंगे तो हमको पता चल जाए कहाँ पे कितना प्रेशर है, और हम अपने काम, हमारा जाना है नहीं जाना है, कैसे करना है, हम सब चीजों को देख समझ सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे कह रहे हैं, अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग प्रेशर को मेजर कर, देखो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने क्या देखा था, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, ये दो स्केल्स होते हैं। ठीक है जी, अब हमने जो प्रेसिपिटेशन की बात करी थी, जो हमने कहा था आसमान से पानी की कोई भी फॉर्म गिर रही है, चाहे बारिश के रूप में, चाहे स्नो के रूप में, चाहे ओले यानी कि हेल के रूप में, चाहे स्लीट जो छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स है उनके रूप में, उसे हमने बोला है प्रेसिपिटेशन, और वो हम नापते हैं रेन गॉज से। ऐसे ही अब हम अगर पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको हम किससे नापेंगे बच्चा? उसके लिए होता है आपका ये, जिसे हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? बैरोमीटर। कह रहे हैं एज विद थर्मामीटर्स की तरह यहाँ जो बैरोमीटर्स हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। द यूनिट द डिस्प्ले इज जनरली मिलीबार, यानी कि जिस तरीके से थर्मामीटर में आपका डिग्री सेल्सियस होता है ना, टेम्परेचर में क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही जो आपका बैरोमीटर है इसमें होता है मिलीबार, जिसे हम बोलते हैं एब्रीविएटेड एज एमबी, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं छोटा एमबी। छोटा मतलब ऐसे कैपिटल में मत लिख देना उसको, स्मॉल एमबी है रनिंग हैंड में। ठीक है, तो इसकी यूनिट कौन सी है बच्चा? मिलीबार। अच्छा, कह रहे हैं जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी कोस्ट पे वो होता है 1013 यानी कि 1013 एमबी, और अगर प्रेशर 1000 एमबी से कम का है दैट मींस वो लो प्रेशर है। देखो यहाँ पे आप लोगों को ये पिक्चर दिख रही है बहुत अच्छे से। अब एक सिर्फ यहाँ पे देखो ये रहा आपका 1000, ठीक है, 1000 मिलीबार, ये 1010 मिलीबार, 1020 मिलीबार, 1030 ऐसे करके ये 990 980। कह रहे हैं जो नॉर्मल, देखो हम कह रहे हैं अगर नॉर्मल एवरेज की बात करूं कि नॉर्मल कितना होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो हम कह रहे हैं 1013 होना चाहिए, 1013 होना चाहिए। तब मैं कहूंगी हाँ जी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो नॉर्मल होना चाहिए सी कोस्ट पे वो ये रहा आपका। लेकिन अगर मैं कह रही हूं अगर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर वो 1000 से कम होता है, 990 999 980 इस तरह जाता है, दैट मींस वो लो प्रेशर है। इस तरीके से हम बैरोमीटर से मेजर कर लेते हैं कि प्रेशर कितना होना चाहिए और कितना है। अभी समझ में आ गई ये वाली बात? चलो अब देखो कह रहे हैं थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। पीपल हु जर्नी टू प्लेसेस एट हाई एल्टीट्यूड आर एडवाइज्ड टू मेक पॉजेस ऑन द वे अलाउ द बॉडी टू एक्टिमेटाइज। देखो क्या बोल रहे हैं, जब भी लोग किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पर है, यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं, माउंटेन्स की चढ़ाई करते हैं, तो उनको ये एडवाइस करा जाता है कि भैया तुम बीच बीच में ब्रेक लेकर चलना, ताकि तुम्हारी बॉडी जो वहां का एनवायरमेंट है
उससे अडाप्ट हो सके। एक्लिमेटाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको बॉडी पहले उसको पहले सहन तो कर लेना। फॉर सपोज अगर आप किसी नई जगह पर जाते हो, आपकी बॉडी भाई या तो आपको बुखार हो जाएगा या खांसी, कोई प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत अलग है और जहां पे आप गए हो वहां का टेम्परेचर बहुत अलग है। इसलिए कह रहे थे, इसलिए उनको कहा जाता है कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो बीच में हल्का ब्रेक ले लेके चलो ताकि आपकी बॉडी उसको लेकर उसको अडाप्ट कर सके। ठीक है, कह रहे हैं जो हमारे आर्मी के पर्सोनल होते हैं, मतलब जो हमारे आर्मी के लोग होते हैं ना, बेसिकली दे सर्व, वो लोग काम करते हैं उन हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर, जैसे आपका लद्दाख में है, खरदुंगला पास है एक, वहां पर भी जो कि 5600 मीटर है सी लेवल से, यानी कि वो भी बहुत ऊपर है। वहां पे लोग काम करते हैं तो सोचो वहां पे कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए काम करना। वहां पे ऑक्सीजन कितनी कम होती है, तब भी वहां पर वो काम करते हैं, हमारे जो आर्मी के लोग होते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं बी प्राउड ऑफ योर नेशन बेटा। अच्छा, क्योंकि वो लोग आर्मी के लोग जो आपके बीएसएफ फोर्सेज है, अलग अलग लोग हैं भाई, वो हमारे लिए, हमें अपने घरों में हम आराम से रह सके उसके लिए वो लोग काम करते हैं वहां पे। थोड़ा सा उनपे प्राउड आपको होना चाहिए। चलो ठीक है, अब ओके आगे देखो, आगे मूव करते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, कह रहे इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव एंड वर्क। मैंने बताया बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जहां पे ऑक्सीजन लेवल इतना कम है वहां पे काम करना। और वहां पे देखो कह रहे हैं वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 650 MB का होता है। तो सोचो मतलब बहुत लो प्रेशर में वो लोग काम करते हैं। ओके, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बचा हम विंड की। ठीक है, ओके देखो क्या कहा हमने, विंड, हवा। हवा क्या है भाई? जब भी विंड का मतलब है जो आपकी हवा की मूवमेंट है ना, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरियाज में होती है। अब मैम ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है, समझ में आ चुका आपको? भाई हाई प्रेशर का मतलब है जहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, जहां पे बहुत सारी एयर है, उसे हमने बोलते हैं हाई प्रेशर। और जहां पे बहुत कम हवा है, बहुत कम वेट है एयर का, वो है सिंपली आपका लो प्रेशर। आगे जनरली हमने बात करी थी कि नीचे हाई प्रेशर होगा और जितना आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम होता रहेगा, ये बात जनरल है। लेकिन हमने ये भी कहा था इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा नीचे हाई प्रेशर ही होगा, कई बार नीचे भी लो प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से साइक्लोन भी आता है, बारिश आती है। समझ में आएगी वाली बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं विंड, जब भी हवा सॉरी जब भी हवा की मूवमेंट हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर के एरियाज में होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं बच्चा विंड। स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब भी हम विंड को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम इन दोनों चीजों को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पिक्चर में दिखाती हूँ, देखो ये मैं वहां पे लगाना भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाउनलोड करके आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दी। देखो आपको दिख रहा है भाई, जहां पर गर्मी ज्यादा है वहां पर क्या हो, देखो हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर है यानी कि वहां पे एयर बहुत ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ है। अच्छा, अब देखिए ना एक सीक्वेंस यहाँ पे एक वो चलता है कि जितना, एक सेकंड यहाँ पे लिखने का नहीं है कुछ, नहीं है एक्चुअली, मैं यहाँ पे ना वो नहीं कर सकती हूँ कि मैं कुछ चला सकूं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, आप ऐसे ही समझ लो। देखो देखो जब भी हवा गर्म होगी, हवा जो गर्म गर्म हवा है, एक सेकंड यहाँ पे समझाती हूँ, अब हम एक सेकंड रुको, ये देखो यानी कि बहुत बेसिक रूप में हमने इस वाले पिक्चर के थ्रू भी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी वैसे तो। एक सेकंड, ये देखो कि आपकी हॉट एयर है, हॉट जब हवा गर्म होती है तो वो ऐसे ऊपर की तरफ आती है, हवा गर्म है तो ऊपर की तरफ आएगी। आपको बस एक बात याद रखनी है इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट में, उसको याद, जो समझा रही हूँ उसको देख लो एक बार, ताकि वहां से शायद समझ में ना आ पाए बिकॉज वहां पे लिख नहीं पा रही ना मैं। ओके देखो कह रहे हैं जहां पर मान लो यहाँ पे आपकी प्रेशर हाई हो गया, यहाँ पर बहुत सारी हवा है और यहाँ पे क्या हो गया आपका हाई प्रेशर आ गया है। ठीक है जी, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा की कमी है भाई, यहाँ पे क्या है, हवा नहीं है यहाँ पे बहुत कम हवा है। एक सेकेंड रुको, अब देखो यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा है, ये देखो बहुत सारे हवा के पार्टिकल्स है तो बहुत ज्यादा हवा है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर हाई है। यहाँ पे बहुत कम हवा है, यहाँ पे इतनी हवा नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर लो है। तो अब एक बात समझना, जो हवा है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारी हवा है और वहां पे हवा बिल्कुल नहीं है, तो जहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम का मतलब पढ़ा है साइंस में जहां पे एयर की एब्सेंस होती है, तो वहां पे हाई प्रेशर से हवा जाएगी। भाई जो एयर है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई है वो थोड़ी सी वहां से हट के लो प्रेशर की तरफ जाएगी, जाएगी ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है।
ये बात समझ में बहुत बेसिक सी, अब बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के ही समझा दिया कि यहाँ पे हवा जो है, अगर बहुत सारी हवा यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और हवा हाई प्रेशर से भाई वहां से हट रही है कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हवा हो गई, मैं कहीं और जाती हूँ ऐसे सोच के, तो वो जो है वहां से जाती है उस एरिया में जहां पे हवा कम है, ताकि वहां पे इक्वल बैलेंस हो सके। इसलिए हम बोलते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवा है वो मूव करती है। अच्छा, आप लोगों ने आसमान में कई बार ये चीजें उड़ती हुई देखी ना, ऐसे व्हाइट व्हाइट से वो एक काइंड ऑफ वो सीड्स होते हैं, वो जो उड़ते हुए आ जाते हैं ना हमारे पास तक, अगर हवा नहीं होगी तो उड़ के आएंगे? नहीं आएंगे। चलो अब देखो आगे कहते हैं द विंड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर। भाई हवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वेदर का। एलिमेंट का मतलब क्या था? हर वो चीज जो ये बताती है वहां का वेदर कैसा होगा। तो अगर हवा गर्म है तो गर्म होगा, हवा ठंडी है ठंडा होगा, बहुत सिंपल है। कहते हैं इसकी डायरेक्शन और इसकी स्पीड हेल्प करती है वेदर को फोरकास्ट करने में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेदर फोरकास्टिंग भी समझा था, यानी कि जब हम वेदर को पहले से ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि कैसा होने वाला है, ठीक है, तो वो उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड काफी हेल्प करती है ये बताने में कि हाँ कैसा वेदर होने वाला है, किस तरफ से हवा चलने वाली है, क्या चीज होने वाली है, हम वो समझ जाते हैं। बिसाइड्स एयर पायलट्स और जो सेलर्स वगैरह होते हैं, दे नीड टू बी अवेयर ऑफ द विंड डाटा एज द विंड हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग और सेलिंग। देखो कह रहे हैं कि जो एयर पायलट होते हैं, भाई जो एरोप्लेन चलाते हैं, पायलट है, हेलीकॉप्टर वाले भी, और जो सेलर्स हैं, जो बोट वाले होते हैं ना, जो बोट चलाते हैं, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है विंड के डाटा का, क्योंकि हवा में उड़ाने के लिए भी और बोट को चलाने के लिए भी, दोनों के लिए हवा की डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। मान लो आपको जाना है इस तरफ, ठीक है, आपको जाना है इस तरफ बोट से और हवा चल रही है इस तरफ, क्या आप आगे आसानी से मूव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए विंड की डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है कि विंड ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, और कैसे मूव करेगी? हमेशा जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां से जहां पे लो प्रेशर होगा वहां पे। ये बात समझ में आई ना? चलो, कह रहे भाई फार्मर्स भी यूज करते हैं विंड के डायरेक्शंस का, ये देखने के लिए कि ये बारिश कहां से आने वाली है। अच्छा, एक और चीज, बारिश कहां से आएगी? देखो जहां पर भी प्रेशर लो होगा, यानी कि हवा कम है वहां पे हमेशा क्या आएगी? आपकी बारिश आएगी। वहां पे मौसम बेकार रहेगा, वहां पे बारिश आएगी, तो यहाँ पर रेन होगी। जहां पर भी प्रेशर हाई होगा वहां पे स्काई आपका क्लियर होगा, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर क्लियर स्काई होगा। क्यों होगा आप वो धीरे धीरे समझ जाओगे आने वाली क्लासेस में। अभी आपको बस ये याद रखना है कि जहां पर भी प्रेशर लो रहेगा, जहां पर हवा कम होगी वहां पे बारिश होगी, और जहां पे प्रेशर हाई होगा वहां पे बड़ा खुला आसमान, साफ साफ सा रहेगा, मौसम बढ़िया रहेगा, धूप निकलेगी। ठीक है, चलो अब देखो वही कह रहे हैं, ऑल्सो अ ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज द ड्राई सॉइल टू ड्राई फास्ट। भाई अगर हवा बहुत तेज चल रही होगी सॉइल भी बहुत आराम से सूख जाएगी, बहुत जल्दी सूख जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं अब आपको बताना है किस तरीके से हम इस डायरेक्शन को, इस स्पीड को मेजर करते हैं। उसके लिए हमें दिखा रखा है ये विंड वेन, ये जैसे हम बोलते हैं वेदर वेन। तो क्या बोल रहे हैं, इसकी एक रोटेटिंग आर्म होती है विद अ पॉइंटर एट वन हैंड। देखो एक रोटेटिंग आर्म है, ये घूमती है इस तरीके से, दिखाऊंगी अभी, और जिसके एक तरफ पॉइंटर होता है, ये रहा पॉइंटर, एंड अ टेल एट द अदर, और ये रही टेल। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ठीक है, तो ये रहा आपका पॉइंटर और ये रही इसकी टेल। ठीक है, कह रहे व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो टेल इज पुश्ड एंड द पॉइंटर टर्न्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट। अब जब हवा चलेगी ना तो ये चीज ज्यादा हल्की होती है, ये चीज जो है पुश होगी हवा से जहां भी चल रही होगी, और जो पॉइंटर है ना वो टर्न कर जाएगा, वो घूम कर उस डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है। अगर हल्की सी भी हवा है ना, लाइट ब्रीज भी है, तब भी ये काम करता है। देखो यहाँ भी आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर भी है ये इस तरीके से। यहाँ पर आपने देखा होगा गांव में भी लगा होता है, काफी हैन ऊपर होती है इसके। अब ये देखो क्या दिखा रही हूँ मैं, इसको समझो, इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है ये। अब देखो हवा चलेगी ना तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो उसकी टेल है वो मूव करेगी, जिससे हमें पता चलेगा, ये फिर मूव करेगा, पहले ये मूव करेगा, वो पुश होएगा ना हवा से, पहले ये पुश होएगा, फिर हमको इससे पता लगेगा कि हाँ हवा की डायरेक्शन क्या है। ये देखो एक बार, देखो पहले ये मूव हो रही है तो हमको दिख रहा है हवा ऐसे चल रही है, ये देखो फिर हवा ऐसे चल रही है, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे हवा जो है इस तरीके से चल रही है। दोबारा देख ले एक बार, ये देखो हवा, ये पुश हुआ, ऐसे चल रही है हवा, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है हवा, ऐसे चल रही है। तो हवा की डायरेक्शन जो है क्या है, वो इस तरीके से ऐसे, ये देखो ये हवा चल रही है, ये रही। ठीक है, समझ में आया? ये मैंने आपको इसलिए आप लोगों के लिए डाल रखा था यहाँ पे। ये हुआ आपका विंड वेन, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? विंड वेन, जो हमें विंड की डायरेक्शन को दिखाता है। अब देखो उसके बाद यहाँ पर आपका है जिसे हम बोलते हैं, ये आपका है एनेमोमीटर।
क्या है ये? एनेमोमीटर। देखो क्या होता है समझ लेते हैं पहले हम लोग। ओके कह रहे हैं ये जो विंड वेन है ना, आपका टर्मैक पे दिखा रखा है आपको, इसे हम लोग विंड स्टॉक भी कहते हैं, ये वाला जो है जिसमें इस तरीके से हवा भरी जाएगी, यहाँ से हवा आएगी और फिर हमको दिखेगा कि वो किस तरफ ये घूम रहा है। ये ऐसे ना हवा, सॉरी भरी जाएगी कह रही हूँ, ये घूमता है और फिर इससे ये भी हवा के चलते चलते ये भी साथ साथ घूमता है। इसके जहां की हवा होगी ना उसी डायरेक्शन में जो है ये आपके डिवाइस से जो है लगा हुआ है, ये भी घूमता है। कहते हैं एक गिव्स पायलट को इससे इंडिकेशन मिलता है, जो है इंडिकेट करता है, वो दिखाता है उसको डायरेक्शन क्या है विंड की ड्यूरिंग द टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जब टेक ऑफ करना है ऐसे एरोप्लेन को और जब लैंड करना है तब भी। और ऐसे सॉक्स वगैरह, सॉरी इट वाज नॉट विंड स्टॉक, आई प्रोनाउंस रॉन्गली, इट वाज विंड सॉक। ठीक है, कहते हैं सिमिलर सॉक्स भी यहाँ पे यूज होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, जिससे हम लोग गैसेस वगैरह, आश वगैरह बाहर की तरफ भी निकलती है, तो ये भी होता है। ओके आप देखो कह रहे हैं विंड की डायरेक्शन को, विंड की स्पीड को मेजर करने का एक और सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है विच इज कॉल्ड एनेमोमीटर। ये रहा आपका एनेमोमीटर। कहते हैं इसमें 3 या 4 इस तरीके से मेटल कप लगे होते हैं दैट रोटेट ऑन वर्टिकल शाफ्ट व्हेन द विंड फ्लोज। अब देखो ये 3, यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, 4 भी होते हैं कई बार, तो ये उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जब भी जो उसका वर्टिकल वाला शाफ्ट है ना, ये जो आपका लगा हुआ है ना इस तरीके से, ये वाला कह रहे हैं रोटेट करता है ये इसी पे, जहां पर हवा होगी ना उस डायरेक्शन में ऑब्वियसली बात है ये मूव करेगा। हवा इधर की है तो ऐसे मूव करेगा, हवा ऐसी है तो ये ऐसे मूव करेगा। कह रहे हैं जितनी ज्यादा ये तेज मूव करेगा, यानी कि मतलब क्या, हवा उतनी ही फास्ट है, हवा उतनी ही तेज है। अब मीटर और अटैच होता है इसमें, देखो यहाँ पर ये ऐसे नीचे की तरफ मीटर अटैच होता है जो कि यूजुअली वाटर प्रूफ होता है, और ये बताता है हाउ मेनी टाइम्स द एनेमोमीटर स्पिन्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और ये हमें ये दिखाएगा कि एक सर्टेन पीरियड में, इस टाइम में 2 घंटे में, 1 घंटे में जब हवा चल रही है तो उस टाइम पे कितनी बार ये घूमा है, और जितनी बार ये घूमेगा उससे हम विंड की स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया? तो विंड की स्पीड को, डायरेक्शन को मेजर करने का एक और इंस्ट्रूमेंट कौन सा हमारे पास? एनेमोमीटर। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है जी, आगे देखेंगे अब हम लोग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? नमी। बता चुकी हूं पहले, क्या मतलब है इसका? नमी। अभी देखो अभी वो वाले दिन नहीं आए हैं, अभी जब जून आएगा ना, खासकर मई जून में हो जाता है ऐसा कि बैठे बैठे पसीने आ रहे हैं, बेफालतू के पसीने आ रहे हैं, कोई इतनी गर्मी नहीं है लेकिन नमी इतनी ज्यादा हो रखी है कि बहुत ज्यादा पसीने आते हैं। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं ना, जो यहाँ पे रहते हैं आपके मुंबई की कोस्ट पे, क्या महाराष्ट्र कोस्ट पे, या मुंबई की एक ही बात है, या फिर आपका केरला कोस्ट पे, या आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, इन लोगों को पता होगा, कोने वाले लोगों को, यहाँ पे जो रहते हैं ना खासकर, इनको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई कितना यहाँ पर ह्यूमिडिटी है इनके एरिया में, कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने ही पसीने आ रहे हैं बैठे बैठे। इसे हम लोग बोलते हैं आपकी ह्यूमिडिटी, नमी का होना। आप नॉर्मल गाड़ी खड़ी है, गाड़ी पे ऐसे पार्टिकल्स हो रखे हैं, सुबह उठ रहे हो, पत्तियों पे पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स है? पानी के। वो किस वजह से? नमी की वजह से। और नमी किस वजह से? यानी कि जब हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, एक बार लास्ट क्लास की वीडियो को देख लो तभी समझ में आएगा। वहां मैंने जो हमने एलिमेंट्स जब पढ़े थे, मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा था कि होता क्या है ये बेसिकली। ठीक है, अब देखो हमने कहा था जब पानी में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाए, जब पानी में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाए, वाटर वेपर का मतलब क्या है? हमने कहा था जो एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह, और गर्मी की वजह से जो हमारे पानी है ना, पानी एवेपोरेट हो रहा है, पानी स्टीम बन के उड़ रहा है, और इसे हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है, स्टीम बन के उड़ रहा है। जब आप लोग गैस से पानी गर्म करते हो ना, तो गैस से पानी गर्म करोगे तो पानी तो उबल रहा है लेकिन स्टीम भी आ रही है ना, स्टीम भी हो रही है एक बार ना। ठीक है, ये आपने देखा स्टीम हुई, उससे हमने बोला एवेपोरेशन, वो क्या है? वाटर वेपर है। अब ना एक बार स्टीम होने के बाद जब पानी अच्छा खासा गर्म हो रखा है ना, अब गैस को बंद कर दो। आपने स्टीम देख ली, स्टीम को आपने बोला वाटर वेपर है, ये गैस उड़ रही है, हवा उड़ रही है, इसमें से ये वाटर वेपर है, इसमें पानी की मात्रा है। अच्छा अब ऐसा करो, गैस बंद कर दो। गैस बंद करोगे धीरे धीरे करके जो आपका पैन है वो ठंडा हो जाएगा, उसके ऊपर आप रख दो एक बार प्लेट, ऐसे ढक के पानी है उसमें प्लेट रख दो उसको अच्छे से। आप देखोगे 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप जब प्लेट हटाओगे, उस प्लेट के ऊपर पानी की बूंदें होंगी। वो क्या है? वो आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया। यानी कि जब आपने बहुत गर्म करा उसको, पानी को बहुत ज्यादा गर्म करा, तो वो जो पानी है वो वेपर में बदल गया, यानी कि उसमें वाटर वेपर हमने बोल दिया उसको। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा धीरे धीरे करके, दोबारा से वो वेपर से किसका रूप ले लेगा? वाटर का रूप ले लेगा, वो दोबारा से ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेगा, जैसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इस तरीके से आपको पता है वाटर साइकिल भी ऐसे ही वर्क करती है, लास्ट क्लास में हमने ये समझा था।
ठीक है। कह रहे हैं तो जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपली ह्यूमिडिटी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, ये कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, बता चुकी हूँ। टेम्परेचर पे, गर्म होगा तो ज्यादा बनेगी, हवा जहां चल रही होगी, प्रेशर कैसा है और लोकेशन कैसी है, ऊपर की तरफ कम बनेगी, नीचे की तरफ ज्यादा बनेगी। ओके अब देखो यहाँ पे कहना है एक्सप्लोर करने के लिए, वेयर डू यू थिंक, आपको क्या लगता है ह्यूमिडिटी ज्यादा कहां पर होगी? कोची में होगी जो आपका नीचे है कर्नाटक की तरफ, और जयपुर राजस्थान में होगी। कह रहे यू माइट गेस दैट कोची हैज हायर ह्यूमिडिटी, आपने गेस तो कर लिया होगा, नीचे की तरफ है, हाँ कर्नाटक है, कोस्टल एरिया है, तो वहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी जयपुर से, क्योंकि वो सी के आसपास है। बट हाउ विल वी नो फॉर श्योर, लेकिन हम श्योर होके कैसे पता लगाएं? अगर हमें कंपेयर करना है ह्यूमिडिटी लेवल कोची का भी मंगलुरु का भी, दोनों ही जगह का अगर हमें कंपेयर करना है, जो कि दोनों ही सेम स्टेट में, तो हम कैसे करेंगे? अपने क्लासमेट्स आपको डिस्कस करना है। अब देखो कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं कैसे हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। जब तक हम ह्यूमिडिटी को मेजर नहीं कर लेंगे, चाहे परसेंटेज की टर्म्स में, चाहे किसी भी टर्म में, देखो टेम्परेचर को हमने कैसे पता लगाया, हमने एग्जाम्पल देखा था आमिर का और उसके दोस्त का, कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, चेन्नई में था वो, और वो आमिर कश्मीर में था, उसको लगा अच्छा नॉर्मल है ये तो कैसे पता लगा? जब तक हमें टेम्परेचर को नापने का, मेजर करने का डिग्री ना मिल गया, थर्मामीटर नहीं मिल गया हमें उस चीज से। सेम ऐसे ही हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि हम नापेंगे कैसे ह्यूमिडिटी को, हम कैसे पता लगाएंगे हमारे यहाँ ज्यादा है या उसके यहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो जिससे पहले आप आगे मूव करो, आपने ग्रेड 6 में, क्लास 6 में स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा है ना, लिक्विड स्टेट, वो गैसियस स्टेट, सॉलिड, आपने ये सब पढ़ा है। इससे हम ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे कि ह्यूमिडिटी को मेजर कैसे करते हैं। अच्छा अब देखो, आपको बस याद ये रखना है पहली बात कि व्हेन वाटर एवापोरेट इट कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट, जब पानी एवापोरेट हो जाता है उसके बाद आप ढक रहे हो तो क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है वो धीरे धीरे करके, तो वो कूलिंग इफेक्ट उससे होता है। कह रहे इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, मोर ह्यूमिडिटी, तो वाटर बहुत धीरे धीरे एवेपोरेट होता है, और ये चीज है जो रेनी डे पर होती है। देखो समझो इस चीज को क्या बोल रहे हैं। कह रहे मान लो ऑलरेडी एयर में बहुत ज्यादा नमी हो रखी है, एक बार इस चीज को याद करो, जो आपकी मदर्स रेनी डे, भाई बारिश का मौसम है लेकिन बारिश अब नहीं हो रही है, बस नमी नमी हो रही है, बार बार पसीना आ रहा है, इस टाइम पे अगर वो बाहर कपड़े सुखाएं तो क्या कपड़े जल्दी सूखेंगे या लेट सूखेंगे? लेट सूखेंगे। कोई मत बोलना कि जल्दी सूखेंगे, लेट सूखेंगे। क्यों? क्योंकि पानी में जो हवा है, हवा में ड्राइनेस नहीं है, कपड़े सूखेंगे किससे? ड्राइनेस है ना, जब सूखा होगा तभी तो सूखेंगे ना, या गर्मी होगी तब। लेकिन जब उसी हवा में पानी की मात्रा है तो वो पानी के गीले हुए कपड़े कैसे सूख जाएंगे जल्दी से? उन्हें बहुत टाइम लगेगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हवा में पानी की मात्रा, वाटर वेपर ज्यादा हो रखे हैं, ऑलरेडी अच्छे खासे हैं, तो किस बारिश का दिन में ऐसा होता है, तो जो पानी है वो और धीरे धीरे स्लो होगा, क्योंकि अब और पानी को एवापोरेट करके कहाँ लेके जाओगे? अगर हवा में ऑलरेडी पानी इतना सारा है, अब आप और पानी को एवापोरेट करा रहे हो और गर्मी दे रहे हो, तो पानी एवापोरेट नहीं होगा आसानी से, बहुत धीरे धीरे करके होगा। ये बात समझ में आई? इसलिए कहते हैं कि जब अगर रेनी डे है, भाई बारिश का दिन हो रखा है, बारिश हुई है, अभी नमी है, अभी कपड़े सुखा रहे हो, तो कपड़े जल्दी से नहीं सूखेंगे, क्योंकि कपड़े सूखेंगे नहीं मतलब क्या? उनका जो गीलापन है, जो वाटर है, वो उड़ रहा है, उड़ के हवा में जाएगा ना, लेकिन हवा में ऑलरेडी पानी है तो वो कहाँ जाएगा? इसलिए वो सूखते ही नहीं है आसानी से। समझ में आई ये वाली बात? अब देखो, कह रहे हैं ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। वो एयर जिसमें ऑलरेडी, हम कहते हैं अगर एक एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर, जो कि हालांकि पॉसिबल नहीं है कि हवा में बिल्कुल वाटर वेपर ना हो, बिल्कुल 0% हो, ये पॉसिबल नहीं है। वाइल अगर एयर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है भैया? सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है, इससे ज्यादा पानी नहीं होल्ड कर सकती है हवा, इससे ज्यादा वेपर हवा नहीं होल्ड कर सकती है, इससे ज्यादा पानी उसके बस की नहीं है बर्दाश्त करना, उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन। अगर या तो ऐसा है कि भैया हवा में बिल्कुल ही वाटर वेपर नहीं है, पॉसिबल नहीं है हालांकि ऐसा होना, 0% है, या ह्यूमिडिटी बिल्कुल 100% पे है, पूरी सैचुरेशन हो चुका है उसका, तो हम इस तरीके से, दोनों तरीके से उसको मेजर करते हैं। कहते हैं अगर ड्राई वेदर है भैया, सूखा सूखा नॉर्मल वेदर अगर हो रखा है, तो उसकी रेंज जो है 20 से 40% की ह्यूमिडिटी के बीच में होती है। अगर ह्यूमिड वेदर हो रखा है, अगर भैया नॉर्मल हल्की हल्की नमी है, का बारिश वाला मौसम हो रखा है, तो 60 से 80% के बीच में जो है ह्यूमिडिटी का लेवल होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर जो है पानी बहुत धीरे धीरे एवापोरेट होता है। इवन जो ह्यूमिड वेदर है उसमें तो वैसे ही बहुत कम एवापोरेशन होगा। आप सोचो ड्राई में जल्दी होगा ना,
ड्राई अगर मौसम है तो एवेपोरेशन और ज्यादा जल्दी होगा, पानी जल्दी सूखेगा, पानी जल्दी एवेपोरेट होगा। लेकिन जितना ह्यूमिड वेदर होगा, जितनी नमी होगी, जितना ज्यादा उसमें ह्यूमिडिटी ऑलरेडी होगी, उतना ही धीरे जो है पानी हमारा एवेपोरेट होगा। समझ में आई वाली बात? कपड़े उतना ही धीरे से सूखेंगे। एक बार जरा सोचो, इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज 52%, अगर जो ह्यूमिडिटी है दिल्ली में वो 52% है, कोची में 84% है, बहुत डिफरेंस आ गया ना। ये तो देखो नॉर्मल ड्राई से थोड़ा सा ऊपर है, और ये ह्यूमिड से भी बहुत ऊपर है। तो एक कहां पर जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखेंगे? कहां पर? दिल्ली में ना, जहां पर ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी कम का मतलब क्या है कि हवा में पानी की मात्रा कम है, तो वो आसानी से कपड़ों को सुखाकर और पानी उसमें से अब्सॉर्ब कर लेगी। लेकिन कोची में ऑलरेडी इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है उसके अंदर, और पानी कहां से लेगी वो सुखाकर कपड़े को? तो कपड़े जल्दी से नहीं सूखेंगे। ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, कभी मत भूलना प्लीज। अब भी समझ में ना आया, रिवाइंड करके दोबारा देख लो वीडियो को, क्योंकि बहुत अच्छे से 4-5 बार बोल के समझा चुकी हूँ उस वाले पॉइंट को। अब कह रहे आपको कहाँ पे पसीना ज्यादा आएगा? यहाँ पर, ये रहा कोची में, क्योंकि यहाँ पर भैया ऑलरेडी बहुत पानी की मात्रा है, तो हमारी बॉडी बार बार से कांटेक्ट में आके पानी छोड़ती रहेगी। अगर टेम्परेचर दोनों प्लेसेस पे सेम है ना, तब भी हमें पसीना यहाँ पर ज्यादा आएगा जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई? चलो, अब कह रहे हैं अब आप नंबर्स को नापोगे कैसे भैया? आप ये करते हो हाइग्रोमीटर से। क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का? हाइग्रोमीटर, यानी कि ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर, प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर, टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर, और प्रेसिपिटेशन को नापने के लिए रेन गॉज। वो मीटर नहीं है, रेन गॉज। अच्छा, कह रहे अब यहाँ पर भी भैया बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कह रही हूँ, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हाइग्रोमीटर होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग, द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई जगहों पे जहाँ पे फूड प्रोसेस करना है तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल कितना है, तो खाना किस लेवल पे खराब हो जाएगा, खाना किस लेवल पे बना रहेगा, हमें जानना होता है, क्योंकि हमें ड्राई एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होता है। अच्छा, अभी ऊपर आपने पाइन कोन्स के बारे में पढ़ा था, देखा था हमने इस चैप्टर में। एक सेकेंड, पाइन कोन्स के बारे में हमने देखा था, मैं दिखाऊंगी पहले। ये रहा, जब हमने कहा था कि ये पाइन कोन जो है अपने इसको बंद कर लेते हैं जब उनको लगता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इनको अपने सीड्स को बचाना है, और ये अपना खोल लेते हैं जैसे ही इनको लगता है कि हाँ आसपास का जो एनवायरमेंट है वो ड्राई हो चुका है, क्योंकि इनके सीड्स को ड्राइनेस ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें कई सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, क्रॉप्स के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, इंडस्ट्री के प्रोसेस के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाँ ह्यूमिडिटी का लेवल कितना ज्यादा है। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर क्या आपका ये हाइग्रोमीटर है, आपको दिख रहा है ये ड्राई वेदर होगा तो 40 से 60, 20 से 40 इतना यहाँ पर हो सकता है। ह्यूमिड वेदर है तो भैया आपका इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, ये 90-100 पहुंच चुका, यानी कि सेचुरेशन पॉइंट पे वो जा रहा है, और इस टाइम पे क्या होगा, कपड़े बहुत धीरे सूखेंगे। जितना ह्यूमिडिटी बढ़ती रहेगी कपड़े उतना ही लेट सूखेंगे, तो स्लो एवेपोरेशन होगा। ठीक है, और जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी एवेपोरेशन उतना ही फास्टर होगा। समझ में आ गया? चलो, अब देखो आपके खत्म हो चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। हम बात करते हैं आपके वेदर स्टेशन की। वेदर स्टेशन का मतलब क्या होता है अभी समझोगे। As you can see, we need several instruments to measure the weather at a particular place and time. भाई आपने ये देख लिया कि हमें वेदर को मेजर करने के लिए, वेदर के बारे में जानने के लिए, उसका टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, हवा, उसका ह्यूमिडिटी का लेवल, बहुत सारी चीज हमको जाननी होती है उस एक जगह पे, एक टाइम पे वेदर समझने के लिए। इसलिए वेदर स्टेशन का मतलब क्या है, जहां पर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ आ जाएं ताकि हम वेदर को बहुत आसानी से नाप सके और उस पर ट्रैक रख सके, ट्रैक कर सके, उसको देख सके, उसको मॉनिटर कर सके, समझ सके। समझे? यानी कि वेदर स्टेशन का मतलब क्या है, ये आपका जैसे हम बोलते हैं AWS, जो ऑटोमेटेड है, कि जहां पर ये आपका वेदर स्टेशन है, यहाँ पे एक साथ सारी चीजें हैं। आपने यहाँ पे सोलर पैनल भी लगा रखा है, आपने विंड वेन भी लगा रखा है, आपने ये भी लगा रखा है, एनोमीटर भी है आपका, विंड वेन भी है, यहाँ पे आपके अलग अलग डिवाइसेस हैं, अभी नीचे मैंने दिखा रखा है, समझाऊंगी। तो यहाँ पे आपने सारी ही चीजों को एक साथ लगा रखा है ताकि आप वेदर को मेजर कर सको, उसको मॉनिटर कर सको। ऐसे ही स्टेशन को हम लोग बोलते हैं वेदर स्टेशन। तो इन सारी चीजों को आप लोग रेगुलर इंटरवल से पढ़ सको, ध्यान रख सको और वेदर को फोरकास्ट कर सको।
फर्स्ट इसमें आएगा आपका, एक होता है ऑटोमेटेड, यानी कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। इसका मतलब क्या है, एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट यूजेस वेरियस सेंसर्स टू मेजर एंड रिकॉर्ड वेदर डाटा। अब देखो ये क्या है, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड यानी कि ऑटोमेटिकली चल रहा है, इसमें सब आपने क्या कर रहा है, सेल्फ ऑपरेट, खुद से ऑपरेट हो रहा है, खुद से काम करता है, ये खुद से सब कुछ देखता है। और कैसे देख रहा है, ये बहुत सारे सेंसर्स का यूज करता है। सेंसर का मतलब क्या है भाई, जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आएगी खुद चल जाएगा, जैसे इसको लगेगा इसके आसपास से कांटेक्ट में आ रहा है खुद चल जाता है। आपने वो देखे ना सेंसर वाले डिस्पेंसर, आपने उसके नीचे से हाथ लगाया और खुद ही आ जाएगा हैंड वॉश आपका, देखा है ना, कोलगेट वाला भी देखा है, हाथ लगाओगे वो खुद ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथों को सेंस कर लेते हैं। सेम ऐसे ही सेंसर का काम क्या होता है, यहाँ पर जो लगे होते हैं अलग अलग प्रकार के, इनका काम ही है सेंस करना। हवा चल रही है, सेंस कर लिया, घूम गया। हाँ, कितना टेम्परेचर है, सेंस कर लिया, नोट कर लिया, उसको समझ लिया, उसमें आ गया। तो मेजर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग वेदर डाटा को, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो नमी हो, चाहे वो विंड की स्पीड हो, डायरेक्शन हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे प्रेशर हो, सब चीजों को कह रहे हैं ये जो स्टेशन होते हैं ये अलग अलग फील्ड्स में यूज करे जाते हैं। एग्रीकल्चर का फील्ड है, एविएशन है, नेविगेशन है ना, देखना उसको, जो डायरेक्शन को समझना, एनवायरमेंट को मॉनिटर करना है, ये बाकी चीजें होंगी। प्रोवाइड करता है ये एक्यूरेट और टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन, बिना ह्यूमन की इंटरवेंशन के, इसको ह्यूमन की इंटरवेन करने की, इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही और टाइम पे, जिस टाइम चाहिए होते हैं वेदर की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। अब देखो मैंने ये जूम क्यों करा, आपको ये दिखाने के लिए बच्चा। ये देखो आपको ये दिख गया पहले ऊपर, इस तरीके से वेदर स्टेशन होता है। इसमें देखो क्या है, सबसे ऊपर आपका ये लगा हुआ है, आपका ये एनेमोमीटर, ये आपका है विंड की स्पीड का सेंसर लगा हुआ है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख रहे हो ये आपका लगा हुआ है रेन गॉज, जो ये बिल्कुल ऊपर है सबसे, यहाँ पे है, ये देखो आई थिंक इसमें नहीं है, ठीक है, बाकी इस तरह से लगा होता है रेन गॉज। ये यहाँ पे देखो लगा हुआ है सोलर पैनल, ये वाटर प्रूफ बॉक्स लगा हुआ है डाटा को मेंटेन करने के लिए। ये आपके विंड की डायरेक्शन को देखने का सेंसर लगा हुआ है। ये आपको टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का सेंसर लगा हुआ है। ये आपका रेन या स्नो का सेंसर लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेंसर लगे हुए होते हैं, जिससे हम लोग इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब मशीन जो है उसको सेंस करके डाटा को रिकॉर्ड कर लेगी, डाटा को मेजर कर लेगी। समझ में आया ये वाली बात? और इससे हम लोग बोलते हैं आपके ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, यानी कि AWS, जो खुद से ऑपरेट होते हैं, अलग अलग सेंसर्स का यूज करते हैं और डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, वेदर को मेजर करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको ह्यूमन की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मिस ना करने के लिए कह रहे हैं, देखो यहाँ पर भी दिखा रखा है वेदर स्टेशन आपका AWS लगा रखा है। ये ग्लेशियर लेक है सिक्किम की, यहाँ पे सोलर पैनल है, या आपका एनेमोमीटर लगा रखा है, ये डायरेक्शन के लिए, ये सेंसर है, अलग अलग चीजें यहाँ पर है। कह रहे हैं 2023 में NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ग्लेशियर लेक जो है सिक्किम पे, जो कि 4800 मीटर के एल्टीट्यूड पर है, हाइट पर है, इतनी ऊंची हाइट पर, ये इसकी हाइट नहीं है इतनी ऊंची, इतनी ऊंची हाइट पर जो माउंटेन है, जो लेक बनी हुई है, वहां पर लगा रखा है आपका AWS यानी कि ऑटोमेटेड वाटर वेदर स्टेशन। सी लेवल से इतना ऊपर है और ये पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है अपकमिंग वेदर कंडीशन की, आने वाले दिन में क्या होने वाला है, आगे आने वाले 4 दिन 6 दिन, कब बारिश होने वाली है, कब धूप निकलने वाली है। जो हमको दिखता है गूगल पे सर्च करोगे ना अभी दिल्ली टेम्परेचर 7 दिन का, तो आपको आगे आने वाले 7 दिन का टेम्परेचर ऑलरेडी गूगल पे मिल जाएगा। हालांकि उसमें उसमें कई चेंजेस वेरिएशन हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सही होता है वैसे। ओके, अब देखो बात करते हैं प्रेडिक्टिंग द वेदर। इसका मतलब पता है ना आपको ऑलरेडी कि जब हम वेदर को पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कैसा होने वाला है, उसे हमने बोला है प्रेडिक्टिंग द वेदर। कहते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। भाई बहुत लंबे टाइम तक वो लोग ना देखते हैं, समझते हैं, इन सब इंस्ट्रूमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो डाटा को स्टडी करते हैं और फिर साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, ट्राई करते हैं, उन सबको प्रेडिक्ट करते हैं वेदर को। ठीक है जी, कह रहे हैं ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ना बहुत ज्यादा ही होता जा रहा है और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो सूखा पड़ जाएगा, या बाढ़ आ जाएगी, या साइक्लोन आएंगे, बवंडर आ जाएगा ना, ये बहुत जल्दी जल्दी यानी कि फ्रीक्वेंटली ये हो रहा है। इसके लिए हमें इसको पढ़ना, वेदर को फोरकास्ट करना, वेदर को प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी है। अब देखो ये आपको दिखा रखा है 2024 का 19 मई का ग्राफ है, ये मैप है, ये जो आपको दिखा रखा है। इसमें आपको अगर दिख रहा है जहां पे ग्रीन है ना, यानी कि वहां पे कोई वार्निंग नहीं है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। और देखो ग्रीन तो कहीं पर भी नहीं है,
ठीक है। कह रहे हैं वॉच, जो येलो वाला पार्ट है अपडेट रहो भाई, यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। जो येलो वाला पार्ट है, ये वाला सारा है, ये वाला सारा है, ये वाला है, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, ध्यान रखो थोड़ा सा। कह रहे हैं अलर्ट रहो, जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये वाला है, अलर्ट रहो हो सकता है। ये वाला जो पार्ट है आपका ये वाला, यहाँ पे अलर्ट रहो हो सकता है। लेकिन जो ये रेड पार्ट है ना, यानी कि यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग देखो किस चीज की दे रहे हैं, ये आपका ये बना हुआ है, ये इसका मतलब क्या है, हीट वेव की। यहाँ पर चलने वाली है आपकी हीट वेव। क्या चलने वाली है, हीट वेव। यहाँ पर भी बहुत गर्मी होने वाली है, यहाँ पर, यहाँ पर। ये क्या है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है। ये पंजाब है, हरियाणा है, ये छोटा सा हमारा दिल्ली इस महाशय है, ठीक है। ये आपका तमिलनाडु है, ये केरला है, केरला सॉरी केरला है, ठीक है, सॉरी। अच्छा यहाँ पे देखो एक और ये बना हुआ है इस तरीके का, एक सेकेंड रुको, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो ये बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये रहा स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स की भैया बहुत तेज तेज हवाएं चलने वाली है। यहाँ पर कहीं कहीं बादल बने हुए हैं, बवंडर बना हुआ है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर बहुत हैवी रेन होने वाली है। जहां पर ये बना हुआ है वहां पे हेल स्टॉर्म यानी कि ओले गिरने वाले हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग अपने अपने अकॉर्डिंग जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं इस तरीके का मैप बनाते हैं इंडिया को वेदर की वार्निंग देने के लिए कि कैसा यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हैं, बिल्कुल सही प्रेडिक्शन हेल्प करती है ऐसे इवेंट्स के लिए रेडी रहने के लिए कि यहाँ पे ओले पड़ने वाले हैं या फिर यहाँ पे हीट वेव होने वाली है। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, आता है कि दिल्ली के लिए जारी किया गया अलर्ट, होने वाली है भीषण गर्मी। ओह, मैं न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ भाई, ठीक है। इस तरीके से होता है ऐसा। तो वो क्या होता है, आपको पहले से वार्न कर रहे हैं, अलर्ट रहने के लिए बोल रहे हैं कि भैया आपके यहाँ पे बहुत तेज गर्मी होने वाली है, तो थोड़ा अपना जरा ध्यान रखिए अपना। कहते हैं ऑल्सो अनेबल लोकल गवर्नमेंट्स को भी वो लोग कहते हैं, मतलब उनको भी होता है ताकि वो अपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर सके और किसी भी डिजास्टर के लिए कोई कोई भीषण इवेंट होने वाला है, इवेंट से मेरा मतलब है भूकंप आने वाला है, बहुत गर्मी होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, सूखा पड़ने वाला है, इन्हें हम बोलते हैं डिजास्टर, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत स्टॉर्मी वेदर हो रहा है, बहुत तेज हवाएं चलने वाली, तूफान सा आने वाला है, अगर हमें दिख रहा है वो सी पे, तो फिशरमैन क्या करेंगे, अपने अपनी बोट को बाहर निकाल लेंगे। अगर हमें दिख रहा है इस टाइम में सी में तूफान आने वाला है, भाई बहुत तेज बारिश होगी, बहुत तूफान आएगा, तो अपने अपनी बोट्स को आप सी से निकाल के अपने घर के पास रख लो, कोस्ट पे रख लो, कोस्ट से भी और अंदर की तरफ रख लो। या पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है, जो पूरा का पूरा कोस्टल एरिया है ये वाला आपका, इसको खाली करा लेंगे। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करा लेना। अगर हमको ये पता है कि साइक्लोन आने वाला है तो, और ये मैंने बताया जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको ज्यादा अच्छे से चीज पता होगी। आगे देखो बात करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर करते हैं। डिस्कस करो पेयर्स में डिफरेंट सिचुएशंस, आपको आपस में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है जहां पे वेदर को प्रेडिक्ट करना हेल्पफुल रहा हो अपने आसपास के एरिया में कहीं पर भी। आपको लिस्ट बनानी है और आप जब इसको कंप्लीट कर लो तो शेयर करो, डिस्कस करो अपने पेयर्स के साथ जो आपके आसपास बैठे हुए हैं, और फिर आपको देखना है कि कौन कौन सी अलग अलग सिचुएशंस आई हैं आपके सामने और आपने क्या उसका सोल्यूशन निकाला है, आपने क्या करा है, कैसे आपने प्रेडिक्शन कैसे हेल्प करा, वो सब चीज आपको देखनी है। तो ये सेल्फ वर्क है। कहते हैं लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ इंडिया, जो ऊपर दिया हुआ था ये मैप हमने देखा, ये इंडिया के मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD के द्वारा ये मैप लाया गया था 19 मई 2024 के प्रेडिक्शन करा था जिसने। और ये जो आइकन्स हमने देखे ये वाला तेज बारिश वाला, कोल्ड वेव, हीट वेव, है ना, ये सब जो हमने देखा हेल स्टॉर्म वगैरह का, हमने इन सब के बारे में यहाँ पर देखा, कंडीशंस हमने देखी मैप में कैसे था। आगे देखो कह रहे हैं लेट्स एक्सप्लोर करने के लिए अब ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हैपनिंग ऑन दैट डे, भाई आपने क्या देखा था 19 मई को जब आप हुआ होगा ऐसा, लास्ट ईयर की बात है ये, तो क्या हुआ था उस टाइम पे, वेदर कंडीशन कैसी थी, IMD ने जो आपको अलर्ट दिया था, कौन से स्टेट के वार्निंग साइन थे, हमने देख लिया वार्निंग साइन कौन से के लिए, ये जहाँ पे रेड वाला है, तो कौन सी स्टेट है बता चुकी हूँ, दिल्ली है, केरला है, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान, ये सारी है। कह रहे विच पार्ट ऑफ इंडिया लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम सिवियर वेदर, भैया कौन सा पार्ट है जो कि सिवियर कंडीशन वहां पे नहीं होने वाली है, तो जो येलो वाला पार्ट है ना ऑलमोस्ट वहां पर है जहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम देखते रहो ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे कौन से स्टेट है जिसको हीट वेव कंडीशन देखने को मिल रही थी, तो जिनके ऊपर भी रेड वाला लगा हुआ है ना, ये सारा का सारा, ये सारी ये वाली स्टेट, ठीक है, ये वाली, ठीक है, सारी की सारी, ये राजस्थान है, दिल्ली है, आपका पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, ये सारी की सारी को हीट वेव का सामना करने के लिए कहा गया था। अच्छा कह रहे हैं व्हाट आर द कॉजेस फॉर वार्निंग इन त्रिपुरा और लक्षद्वीप, भाई त्रिपुरा और लक्षद्वीप को क्यों दिया गया होगा, देखो ये रहा आपका यहाँ पर, ये लक्षद्वीप, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो कह रहे लक्षद्वीप में ये बहुत तेज थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म होने वाली थी, एंड सेम यहाँ पे आपका त्रिपुरा में भी यही कहा गया कि बहुत ज्यादा आपके यहाँ पर बारिश होने वाली है, यहाँ पे ओले गिरने वाले हैं, उनको वार्निंग का उनका ये वाला अलग रीजन था।
कह रहे हैं इससे पहले हम लोग मूव करें, एक बार कंक्लूजन देखते हैं। कहा है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर ओके, ह्यूमिडिटी नमी हो गया आपके, टेम्परेचर यानी कि जो आपका कितना कोल्ड है, कितनी गर्मी, कितना ठंड है, वो हमने देखा गर्मी ठंड। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश, हवा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब बताती हैं किसी भी जगह का वेदर कैसा होगा, और ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स पढ़ चुके हैं। द कंडीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज मेजर्ड यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। अब हम इन सबको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास है हाइग्रोमीटर, प्रेसिपिटेशन के लिए हमारे पास है रेन गॉज, विंड के लिए हमारे पास है एनेमोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमारे पास है बैरोमीटर। कह रहे हैं अब जो भी डाटा इससे कलेक्ट होता है उस वो हमें हेल्प करता है वेदर को देखने के लिए, वेदर को नापने में और वेदर को प्रेडिक्ट करने में। तो मेजर करने में, मॉनिटर करने में और प्रेडिक्ट करने में, इन तीनों ही चीजों में डाटा जो भी कलेक्ट होता है इन सब इंस्ट्रूमेंट से वो हमें हेल्प करता है। कहते हैं डिफरेंट टाइम्स और सिचुएशंस वन ऑफ द एलिमेंट्स इज डोमिनेंट। भाई ऐसा होता है कई बार कि एक एलिमेंट उसमें से बहुत डोमिनेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि जुलाई में हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो यानी कि जो प्रेसिपिटेशन वाला जो एलिमेंट है वो डोमिनेंट हो गया, यानी कि सबसे ऊपर चला गया। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, वो खुद ऊपर रह गया, बाकी सब उसके आगे फीके पड़ गए। टेम्परेचर आप देखोगे मई और दिसंबर में, भाई मई में टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है और दिसंबर में टेम्परेचर बहुत कम पहुंच जाता है, तो ये वाला फैक्टर हमारा डोमिनेंट हो गया। जब साइक्लोन आता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है। जब हवा चलती है, विंड वगैरह, लू चल रही है ना बहुत तेज, लू क्या होता है, जो गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्म गर्म हवा चलती है दोपहर के टाइम पे, उसे हम लोग बोलते हैं लू। तो वो चल रही है, तो फॉरेस्ट फायर भी लगती है ना, उससे आग लग जाती है फॉरेस्ट में कई जगहों पर। कह रहे हैं वेदर जो है वो काफी क्लाइमेट से लिंक है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया था। ओके अब देखो मैंने ये वाला पार्ट आपको ये वाला क्वेश्चन कराया इसलिए, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं कराए हैं। अगर आप लोग कहोगे कमेंट बॉक्स में तो ही मैं लेकर आऊंगी उसकी वीडियो, अदरवाइज आप वो खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कहोगे कमेंट बॉक्स में कि हम क्वेश्चन सर कराओ तो भी करा देंगे, ठीक है। आपका हुक्म सर आंखों पर यार। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन और एक्टिविटीज की बात करनी है। यहाँ पर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया हुआ है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा हमने जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं। हालांकि मैं कई बार बता चुकी हूँ, हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को नापते हैं, बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ये रहा आपका ह्यूमिडिटी। एनेमोमीटर से हम लोग विंड को, विंड की डायरेक्शन और स्पीड, ये रही। बैरोमीटर से हम लोग किसको नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बार बार ये चीजें बोल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ये आपके एलिमेंट्स है वेदर के, ये वाले ये आपके एलिमेंट्स है वेदर के, और इनको नापते कैसे उसके लिए ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, तो आपको पता होना चाहिए। थर्मामीटर से हम लोग क्या नापते हैं, हमारा टेम्परेचर। रेन गॉज से क्या नापती है, हमारी प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश की अलग अलग फॉर्म होती है। समझ में आ गया। तो ये आपका बच्चा लोग चैप्टर हो गया है खत्म। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और बताओ आपको वीडियो कैसे लगी। कुछ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है, उसमें बताओ क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। एंड यस, ऐसा वीडियो को आप लोग काफी पसंद कर रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।